दोस्तों हमने टॉपिक लिया है आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10 सीबीएसई का टॉपिक है ये। तो इसमें अराउंड 25 कंसेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है कि जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। दिस इज द ओनली मेटल विच इज अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर हम सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें, दीज आर द सॉफ्ट मेटल एंड विच कैन बी कट विद द नाइफ। तो ये एक्चुअली इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि इवन अगर आप हाथ से भी उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी शायद टूट जाएंगे। अगर उसको मरड़ने की कोशिश करेंगे तो भी वो एक्चुअली उसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा उनका शेप। तो दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। एंड थर्ड हमारा पॉइंट है जो हमारा सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर होते हैं। दीज आर द मेटल विच आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो खास करके एक्चुअली सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर जो है तो उनके एक्चुअली वायर्स या पत्रे बनाने के लिए उनकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए उनसे शीट बनाने के लिए भी सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम मर्क्यूरी एंड लीड की बात करें तो मर्क्यूरी एंड लीड आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वो जनरली एक्चुअली उनसे एक्चुअली हीट यू कैन नॉट पास इजीली। अगर मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे आप शीट बना सकते हैं। अगर आपके उस मेटल को हैमर से ठोकते रहे तो आप उससे शीट निकाल सकते हैं, शीट बनवा सकते हैं। तो इसलिए पत्रे बनाने के लिए मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डक्टाइल प्रॉपर्टी का बात करें तो डक्टाइल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि जिससे आप उसे वायर बना सकते हैं। मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इट इज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डक्टाइल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इवन आपके गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो इससे भी आप वायर बना सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होती है तो उसमें एक्चुअली कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स यूज किए जाते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल है। इसके लिए क्या होता है कि सोडियम को हम हमेशा केरोसिन में रखते हैं। अगर इसको ओपन एयर में रख दे तो वो रिएक्टिव होने के कारण वो क्या कर देगा, वो हवा में जो भी ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर लेगा एंड इट विल कैच अ फायर। टू अवॉइड द एयर कॉन्टेक्ट हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन में उसको डुबा के रखते हैं। फिर हमने दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टेम। अगर आयन लिया और आयन के पीसेस मान लीजिए अगर हमने पानी में डाल दिए तो हमें Fe3O4 एक्वस कंडीशन में मिल जाएगा, यानी आयन ऑक्साइड मिल जाएगा और हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी या मिल जाएगी। तो जब भी आप किसी मेटल के साथ मेटल का रिएक्शन करते हैं पानी के साथ तो आपको जनरली जो है वो ये मिलने वाला है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब भी किसी एसिड के साथ मेटल का अगर रिएक्शन होगा तो ये गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। तो ये आपको याद ही रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बहुत बार ये सवालों में आता है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम वाटर। एक्चुअली पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव इन वाटर। अगर मान लीजिए पानी में अगर डाल दे पोटेशियम को तो वो बहुत जल्दी उसका एक्चुअली एक्सप्लोजन हो जाएगा। अगर कैल्शियम को अगर हम पानी में डालें, कैल्शियम इफ वी रिएक्ट कैल्शियम विद द वाटर देन कैल्शियम सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ H2O इन लिक्विड दैट विल गिव यू CaOH ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा और हीट भी रिलीज हो जाएगी। अगर आपने पोटेशियम का रिएक्शन पानी के साथ किया तो भी आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और बहुत सारी हीट इस प्रोसेस में रिलीज हो जाएगी। मेटल की अगर हम रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करते हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगर हमने आयन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट किया तो हमें मिलेगा आयन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं, और प्लस हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई मिलेगी। अगर जिंक को अगर हम फेरस सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करें तो हमें जिंक सल्फेट और प्लस फेरस मिलेगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो है इसमें क्या है, इस रिएक्शन में आपका जो आयन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या हो गया कि उसने यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। आगे जाके आप स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू आयन। इसके लिए भी हाइड्रोजन यहाँ लिबरेट हो गया। और जिंक जो है तो जिंक के मुकाबले में एक्चुअली जो Fe है, Fe का एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इस केस में भी आपको जिंक सल्फेट के साथ आपको आयन सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है।
तो एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आल्सो एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन सीरीज आल्सो। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं 2,8,1। तो अगर जो भी हमें जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है, जो भी आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वही आपको यहाँ डिनोट करना है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने वहाँ डिनोट किया है। ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 8 होने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है 2,6। तो अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन दिखा है। तो आपको भी जो भी आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का, तो वही आपको दिखाना है। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। तो मैग्नीशियम के जो एक्चुअली सॉरी ये इधर 2 होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का जो भी एक्चुअली आप इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, तो वो एक्चुअली आपको ये 2 दिखाने हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में है। अगर हम Na2O की बात करें, सोडियम ऑक्साइड की बात करें, तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, तो सोडियम ऑक्साइड अगर पानी में डालते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड अगर पानी में डाला तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम के आयन मिल जाएंगे 2 और आपको मिल जाएगा O2- के आयन मिल जाएंगे। वैसे उसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डालते हैं तो Mg2+ के एंड O2- के हमें आयन्स मिल जाएंगे। तो पानी में डालने के बाद क्या होता है, Na2O और MgO अपने आयन्स में टूट जाता है। उसके बाद अगर हम आयनिक कंपाउंड्स, सवाल है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैटायन और एनायन से बने हुए रहते हैं। दे डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयन एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप देम अपार्ट। अगर दूर करना है तो दूर करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। और उनका जो भी कैटायन और एनायन है उनका क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होने के कारण इफ यू वांट टू डिसोसिएट एनी आयोनिक कंपाउंड तो यू नीड टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो व्हाट आर द मिनरल्स? मिनरल्स आर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट दैट ऑकर इन अ नेचर एज इन कंबाइंड स्टेट। तो बहुत सारे एक्चुअली जो एलिमेंट होते हैं अगर आप उसको नेचर में देखेंगे तो वो बहुत रिएक्टिव होने के कारण क्या करते हैं, जनरली वो आप किसी कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे। तो अगर कंबाइंड स्टेट में अगर आपको कोई एलिमेंट मिल रहा है तो उसको कहेंगे मिनरल। तो बहुत सारे एक्चुअली देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय ओर। तो जो भी आपको मिनरल मिलते हैं अगर उस मिनरल से अगर हम प्रॉफिटेबली अगर मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, मान लीजिए अगर आपने ऐसा कम खर्चे में अगर ज्यादा मिनरल उससे निकाल लिया जिसको आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर मिनरल को जो है तो उसको ओर कहते हैं। फिर गैंग क्या होता है? गैंग एक्चुअली इम्प्यूरिटीज होती है। जो भी आपने ओर निकाला या मिनरल निकाला अगर उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, जैसे सैंड होता है, सिल्ट होता है, सॉइल होता है, ग्रेवल होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, थोड़ी सैंड होती है। तो ये जो भी कुछ इम्प्यूरिटी है उसमें मिनरल में अदर देन द वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, आपको जो भी चाहिए वो मेटल वो या एलिमेंट छोड़कर उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको क्या कहते हैं? तो उसको गैंग ऐसे कहते हैं। फ्री स्टेट एलिमेंट के आगे जो एलिमेंट है वो है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जो है तो वो क्या कहते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो बहुत कम रिएक्टिव होने के कारण वो जनरली एक्चुअली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बट अदर देन दिस मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट दोज विच वी फाउंड इन नेचर दे ऑलवेज फाइंड इन कंबाइंड स्टेट। रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? तो रिडक्शन प्रोसेस मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी मेटलर्जी से हमें प्योर मेटल अगर प्राप्त करना है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 2AgO, हमने यहाँ मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया है और मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन या सोडियम या एल्यूमिनियम या कैल्शियम, तो ये जो है 4, तो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बोल के काम करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में? तो आपको आउटपुट में मिलेगा 2 मोल ऑफ Ag एंड प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो गैस है तो उड़ जाएगी, तो आपको प्योर फॉर्म में मर्क्यूरी मिल जाएगा। तो ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल। जो जिस मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है, मीन्स बहुत कम होती है, तो क्या होता है जनरली
करोड नहीं होते, यानी कि उनका कुछ ऑक्सीडेशन नहीं होती है या खराब नहीं होते। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी गोल्ड और सिल्वर होते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर को हम क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को हम जनरली ऑर्नामेंट में यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं करते, तो बहुत समय तक वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अच्छे से आप उसको पहन सकते हो, उनकी जो पॉलिश है, उनकी जो शाइन है वो खराब नहीं हो जाएगी। उसके बाद हमारा पॉइंट है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल। अगर 2 और 2 से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स अगर हम मिक्स कर ले, मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को मिक्स कर ले, तो जो भी मिक्सचर बनेगा, लेकिन वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। तो उस पर्टिकुलर मिक्सचर को हम एलॉय ऐसे कहते हैं। तो अभी नीचे हमने कुछ एलॉयज लिखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास की बात करें तो ब्रास बना रहता है कॉपर और जिंक से, Cu + Zn। अगर स्टेनलेस की बात करें तो स्टेनलेस स्टील बना रहता है निकेल से, उसके बाद क्रोमियम से, और उसके बाद आयरन से। अगर अमलगम की बात करें तो अमलगम क्या होता है कि एलॉय ऑफ मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी यानी Ag। और ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज ये भी एक एलॉय है, तो एलॉय वो होता है कॉपर और टिन से। और सोल्डर जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वेल्डिंग करने के लिए जो भी सोल्डर यूज किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए या कहीं आपको कहीं अटैच करना है कुछ मेटल टू मेटल, तो उसमें जो भी एलॉय होता है वो लीड और टीन से बना होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि मान लीजिए अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन में आपने जो भी ऊपर से एक्स्ट्रा एलिमेंट जो डाला है, जो फ्री स्टेट में है, अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी कंबाइंड स्टेट का जो भी एलिमेंट है या बॉन्डेड जो भी एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, उसमें जो भी एलिमेंट है, अगर वो उससे रिएक्टिव रहेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुछ मेटल डाला है कि जो उसमें डाले हुए सॉल्यूशन में जो भी कंबाइंड स्टेट में जो भी एलिमेंट है उससे अगर रिएक्टिव नहीं है, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर। तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर रिएक्टिव होने के कारण जहां जहां पॉसिबल है कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। अगर जिंक कोटिंग की बात करें तो जिंक कोटिंग किसके लिए करते हैं? जिंक कोटिंग यानी कि जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का कोटिंग क्या करता है? जिंक ऑक्साइड का कोटिंग अगर हम आयन के ऊपर करते हैं तो उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। जिंक ऑक्साइड का जो भी कोटिंग होता है वो फर्दर ऑक्सीडेशन में आयन का होने से उसको बचा देता है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। कैल्शियम ऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ अगर हम रिएक्शन करें तो हमें आउटपुट में मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में सोल्यूबल होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द टिन, सो द फूड कैन्स आर कोटेड विद द टिन टू अवॉइड एनी फूड स्टफ केमिकल रिएक्शन। अगर मान लीजिए जो भी हम पैक फूड लाते हैं और उस पैक फूड में जो भी टिन रहता है, जो भी आप कैन लाते हैं उस कैन में जो भी कोटिंग होती है वो टिन से होती है। टिन से इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली जिंक जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है कंपेयर टू द टिन। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि मान लीजिए अगर आपने कोटिंग जिंक के साथ की है तो जो भी फूड है उस फूड मटेरियल के साथ जिंक रिएक्ट कर लेगा और जो भी फूड है उसको खाने लायक नहीं रख देगा और उसका फूड पॉइजनिंग कर देगा। अगर आप गलती से वो फूड खा ले तो आपके तबीयत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जनरली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर इन बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड की बात करें, यानी कि एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो ऑक्साइड्स है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स है कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, उन ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे कहते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, दीज आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। तो जहां जहां पॉसिबल रिएक्शन में वो एक साथ आ जाएंगे तो सोडियम एंड मैग्नीशियम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयन, अगर हम आयन को अगर रस्टिंग होने से प्रिवेंट करना है तो हमें उन जो आयन है उसको ऑयलिंग कर सकते हैं, या उसको हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, या उसको हम वार्निशिंग कर सकते हैं, या उसको हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, या कोटिंग विद द लेयर ऑफ जिंक, यानी जो हम जिंक ऑक्साइड की जो बात कर रहे थे उसके साथ भी अगर हम ये ऐसा करेंगे तो भी जो है तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं आयन का फर्दर रस्टिंग से।